हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत है जिसमें प्राचीनतम नमूने जैसे वैदिक साहित्य दिखलाई पड़ते हैं, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मणों, उपनिषद और संहिता आदि ग्रंथ इसमें लिखे गए। वैदिक संस्कृत को वैदिक और छांदस आदि भी कहा जाता है। इसमें स्वरों की संख्या 52 मानी गई है, जबकि हरदेव बाहरी द्वारा वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी गई है, जबकि स्वर ध्वनियों की संख्या इसमें 52 है, जिसमें 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। वैदिक संस्कृति की विशेषता में श्लिष्ट योगात्मक इसकी विशेषता है। ठीक है, श्लिष्ट भाषा बाह्य इसकी है और योगात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता और बलात्मकता दोनों ही स्वराघात मौजूद है। इसमें संगीतीय पद गाए जाते थे जो गेय रूप में गाए जाते हैं, और बलात्मक वैसे स्वर जिसमें बलाघात जिसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, जबकि वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और दूसरी संस्कृत है लौकिक संस्कृत, और इसका समय पीरियड दोस्तों 2000 वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। अब लौकिक संस्कृत आती है, जिसका समय है 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि के अष्टाध्याय में विवेचन किया गया है, उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत में बहुत जैसे महाभारत और अष्टाध्याय, ये लौकिक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। और लौकिक संस्कृत में ग्रंथों के लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की जो संख्या है वो 48 है, जबकि वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थी। तो लौकिक संस्कृत में महाभारत हो गया, रामायण हो गया आदि धर्म ग्रंथ लिखे गए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम बात करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, और जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पाली, प्राकृत और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जिसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली का समय है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली जो है प्रथम प्राकृत के नाम से जानी जाती है। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए जिस भाषा में धर्म ग्रंथों को लिखा गया उसे पाली भाषा कहते हैं। इसमें त्रिपिटकों का उल्लेख है। त्रिपिटकों की संख्या है 3 पिटकों का उल्लेख है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, जिसमें बुद्ध द्वारा उनके प्रवचन को लिखा गया है। ये तत्कालीन जनसामान्य की भाषा थी। पाली के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें निम्नलिखित है कच्चायन व्याकरण, मोगलन व्याकरण और सद्य नीति। कच्चायन व्याकरण 7वीं शती के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कच्चायन व्याकरण के जो रचयिता है 7वीं शती में, ये महाकच्चायन द्वारा लिखा गया है। यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। ठीक है, कच्चायन को इसे छोड़ दीजिए।
हाँ, मोगलन व्याकरण रचयिता मोगलन है। इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी, ठीक है। इन्होंने क्या इसमें वृत्ति और पंचिका लिखी। और सदनीति व्याकरण की जो रचयिता है बर्मी भिक्षु अग्गवंश थे, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने पाली शब्द की व्युत्पत्ति को अपने अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार प्रस्तुत किया है, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं पाली की वर्ण संगठना और ध्वनि। प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियां होती है, जबकि मोगलन इसमें 43 ध्वनियां बताते हैं। कच्चायन के अनुसार 8 स्वर और 33 व्यंजन है। मोगलन के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन है, ठीक है। और सेकंड जो प्राकृत है, जिसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में द्वितीय प्राकृत, जिसे इसी को हम साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। प्रथम मत है प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नामी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, प्राक पूर्वम कृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। नामी साधु कहते हैं कि इस प्राकृत अर्थात जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई, ये प्राकृत जो है प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है, ठीक है। प्राकृत विद्वानों द्वारा इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि प्राकृत जो है वो संस्कृत से निकली है, ठीक है। प्रकृति संस्कृतम तत्र मव तत् आगंतवा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। हेमचंद्र द्वारा ये कहा गया है। जबकि मार्कंडेय कहते हैं मूल संस्कृत है और उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं, ठीक है। प्राय सभी विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ठीक है। द्वितीय प्राकृत जिसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। प्राकृत भाषाओं के विवाद विशद में सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, ठीक है। जो प्राकृत भाषा के विषय में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में विचार किया गया है। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम वररुचि 7वीं शताब्दी में वररुचि का जो प्राकृत व्याकरण है, उसमें व्याकरण जो है उसका नाम प्राकृत प्रकाश है। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम वररुचि द्वारा लिखित ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 परिच्छेद हैं। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं, ठीक है, जिनमें महाराष्ट्री हो गई, पैशाची, मागधी और शोरसैनी, ठीक है। जबकि हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। आरसी, जिसे अर्धमागधी कह सकते हैं, चूलिका, पैशाची और अभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र की चूलिका पैशाचिका को ही दंडी ने भूत भाषा कहा। हेमचंद्र की जो चूलिका पैशाची भाषा है, उससे दंडी ने भूत भाषा कहा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में तीसरी है अपभ्रंश, जिसका समय टाइम पीरियड 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। हाँ, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकाल भाषा कहा है।
अब ये कथन कारण के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। अपभ्रंश क्या है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की संधि काल की भाषा है, उसके बीच की कड़ी है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अपभ्रंश का, ठीक है, अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। जबकि प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है अपभ्रंश शब्द का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के ग्रंथ में, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो चंड 6ठी शताब्दी ने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। भोलानाथ तिवारी का कहना है कि अपभ्रंश जो शब्द का भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग वो चंड द्वारा किया गया प्राकृत लक्षण ग्रंथ में। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है अपभ्रंश नाम का। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णन किया है, ठीक है। अपभ्रंश को विद्वानों ने आभीर, अवहंस और अवहट आदि नामों से भी पुकारा है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अपभ्रंश को विद्वानों ने आभीर, विभ्रष्ट, अवहट और अवहत आदि नामों से पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। नामी साधु अपभ्रंश के भेद उपनागर, आभीर और ग्राम्य, जबकि मार्कंडेय नागर, उपनागर और ब्राह्मण बता 3 भेद किए इन्होंने। याकोबी इन्होंने उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी चारों दिशाओं को इन्होंने अपभ्रंश के भेद बताए हैं। तागरे उत्तर को छोड़कर पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी, जबकि नामवर पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश के भेद को मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के प्रत्येक प्राकृत का, 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अपभ्रंश की ध्वनियों के संबंध में उदय नारायण तिवारी ने कहा, अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया हुआ है। इन्होंने अपभ्रंश साहित्य में 10 स्वर बताए हैं, जबकि 30 व्यंजन माने हैं, ठीक है। 10 स्वर अपभ्रंश और 30 व्यंजन। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। उकार मतलब उकार जो ध्वनि है इसमें ज्यादा आती है, ठीक है। उकार बहुला भाषा भी इसे कहा जाता है। बहुला मतलब बहुलता, जिसमें बहुलता पाई जाती है, जिस प्रोनाउंसिएशन में बहुलता पाई जाती है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के साथ, इसे आप छोड़ देते हैं।
हाँ, अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, और दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा की भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। ठीक, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू सो मच।